Stationary waves are produced by superimposition of two progressive waves. अच्छा कौन भी होगा तुम्हारा ज्यादा जगह ऊपर में नहीं बता तो नीचे ही लिख दे जय हिंद। ओके और कुछ नहीं है। तो ये परमानेंट ज्वाइन नहीं हो पाता है क्या? Stationary waves are produced by superposition of two progressive waves. ठीक है। Stationary waves are produced by superposition of two progressive waves of equal amplitude and frequency traveling with the same speed in opposite direction. प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेशनरी वेव्स जो होता है दो अलग अलग प्रोग्रेसिव वेव्स का एक सुपरपोजिशन होता है और दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, सेम स्पीड होना चाहिए, बट अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल होना चाहिए। ठीक है। एंड दिस प्रोग्रेसिव वेव्स आर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। जिस पॉइंट्स पे दोनों वेव्स मिल रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, उसको नोड्स बोला जाता है, और जहां पे दोनों वेव्स के बीच का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको एंटी नोड्स बोला जाता है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, दिस इज द स्टेशनरी वेव्स। आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो एन जो है, एन को बोला जाता है नोड्स, और ये जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दोनों वेव्स के बीच में उसको बोला जाता है एंटी नोड्स। ओके। This is the diagram of stationary waves. When there is maximum displacement, then this is antinodes, and when displacement between the waves is zero, then this is the nodes. Okay. तो ये आपका स्टेशनरी वेव्स है। आई थिंक ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ये तो मैंने बता दिया कि स्टेशनरी वेव्स आर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। फर्स्ट इज स्टेशनरी वेव्स इन ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, एग्जांपल स्ट्रिंग, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स इन साउंड। ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। दिस इज द मेथड for calculating the frequency when string is connected at both the ends ना। ये frequency का रेशियो निकालने के लिए, this is in case of string। दो मिनट। ठीक है। तो ये देखो, तो ये तो string हो गया। अब देखो अगला, हाँ ये देखो, मैंने पिछले क्लास में ये तो स्ट्रिंग का है। दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक इन अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, ये मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था। ठीक है। अब देखो अगला, this is investigating stationary waves using sound waves and microwaves. Sound waves and microwaves are the example of stationary waves. ठीक है। अब देखो, resonant frequency of a vibrating string। resonant frequency क्या होता है तो मैंने बताया था, when the given frequency and the natural frequency of body are same, then the vibration of body increases।
then the given frequency are called resonant frequency. Okay. This is the formula of frequency in a string. F is equal to 1 upon 2L root T upon mu. Mu का मतलब होता है mass per unit length, T का मतलब tension, L का मतलब length of string. ये frequency का formula है for a given string. वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एयर कॉलम 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप और दूसरा होता है क्लोज ऑर्गन पाइप. ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप मैंने पिछले क्लास में बताया था. ये देखो सामने आपको डायग्राम दिख रहा होगा. दिस इज द ओपन ट्यूब एंड दिस इज द क्लोज ट्यूब. ओपन ट्यूब में साउंड वेव्स की जो लेंथ होती है λ/2 और क्लोज ट्यूब में साउंड वेव्स की जो लेंथ जो होती है दिस इज λ/4. तो आज हम लोग को क्लोज ट्यूब के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, ओपन ट्यूब मैंने पिछले क्लास में बताया था. Factor that determine the fundamental frequency of a vibrating air column. The natural frequency of a wind instrument is dependent upon the type of the air column. Second, the length of the air column of the instrument. तो ओपन ट्यूब का लेंथ होता है λ/2 और क्लोज ट्यूब का लेंथ होता है λ/4. ओके, ये देखो ये तो स्ट्रिंग के लिए. दिस डायग्राम इज फॉर स्ट्रिंग. दिस इज फॉर फर्स्ट हार्मोनिक व्हेन स्ट्रिंग आर अटैच्ड एट बोथ द एंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे 2 नोट्स है और एक एंटी नोट्स है. दिस इज सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक फॉर अ गिवन स्ट्रिंग. ठीक है, सेकंड हार्मोनिक में 3 नोट्स है और 2 एंटी नोट्स है और थर्ड हार्मोनिक में 3 एंटी नोट्स है और 4 नोट्स है. ठीक है, ये स्ट्रिंग के लिए. दिस इज फॉर स्ट्रिंग. ये देखो ये सामने जो डायग्राम आपको दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है दिस इज फॉर ओपन ऑर्गन पाइप और राइट हैंड साइड वाला जो है दिस इज फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप. तो ये ओपन ऑर्गन पाइप मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था. आज हम लोग को ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो आपको दिख रहा है आज इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है. ठीक है, दिस इज फॉर द ओपन ऑर्गन पाइप. ये पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था. There are different हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू अपॉन 2L. सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या है, न्यू अपॉन L. और थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या है, 3 न्यू अपॉन 2L, सॉरी 3V/2L. V का मतलब स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, तो ये जो था ओपन ऑर्गन पाइप के लिए था. ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था. आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है. ठीक है, अब देखो ये जो सामने आपको जो डायग्राम जो दिख रहा है दिस इज फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप. आज हम लोग को इसके बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, इसमें भी आपको फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, सॉरी फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी निकालना है और रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है. एंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1:3:5. हम लोग को प्रूव करना है कि क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो जो होता है दिस इज 1:3:5. ठीक है, ये एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप. ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम जो दिख रहा है आज इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है. ठीक है, ये सब तो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो देखो यही डायग्राम है, इसी के बारे में आज पढ़ना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्लॉटिंग द डायग्राम फॉर अ क्लोज ऑर्गन पाइप. तो आज का टॉपिक है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स. एनालिटिकल ट्रीटमेंट of stationary waves analytical treatment of stationary waves in a closed organ pipe. ठीक है, in a closed organ pipe. ठीक है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए स्टेशनरी वेव्स का हमें एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है. मतलब आपको क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी निकालना है. ठीक है,
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप, तो इट मींस आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग को डायग्राम शो किया था ना, ये देखो, ये स्क्रीन पे देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यही है ओपन सॉरी क्लोज ऑर्गन पाइप, और इसी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए देखो फ्रीक्वेंसी आएगा F1 इज इक्वल टू V अपॉन 4L, और लेंथ क्या है लैम्डा बाई 4। थर्ड हार्मोनिक के लिए 3V बाई 4L, फ्रीक्वेंसी F3 इज इक्वल टू 3V बाई 4L, और लेंथ कितना है लैम्डा 3 लैम्डा 3 बाई 4। और फिफ्थ हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है F5 इज इक्वल टू 5V अपॉन 4L, और लेंथ कितना आ रहा है, दिस इज 5 लैम्डा अपॉन 4, ठीक है। तो यही हम लोग को आज प्रूव करना है, और यही डायग्राम है जिसके बारे में आज हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। तो देखो first of all I am plotting the diagram for a different harmonic. For first harmonic suppose this is the closed organ pipe. क्लोज ऑर्गन पाइप का सबसे अच्छा एग्जांपल है कंटेनर, कंटेनर विच कंटेनिंग द लिक्विड, ठीक है। जैसे सपोज मान लो वेल होता है ना, कुआं, जो आपका जो है वो आप एक तरीके का क्या है क्लोज ऑर्गन पाइप है, या टंकी जिसमें पानी भरा होता है, वो भी आपका क्या एक तरीके का क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है। एंड दिस इज फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, एंड आई एम प्लॉटिंग द स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स आपको ड्रॉप करना है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। ये देखो, ये स्टेशनरी वेव्स है, दिस इज फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव्स एंड दिस इज द सेकेंड प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव्स जो होता है, दो अलग अलग प्रोग्रेसिव वेव्स का सुपर पोजिशन होता है। दो प्रोग्रेसिव वेव्स मिलकर के आपको क्या देता है, स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू क्या है 0, और इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू क्या है L, क्योंकि इस ट्यूब की टोटल लेंथ L है, तो इसके एंड पॉइंट पे x इज इक्वल टू L होगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रहा है उस पॉइंट को बोला जाता है नोड्स, और जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको बोला जाता है एंटी नोड्स। एंटी नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M एंड नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, ठीक है। तो ये जो आपका जो डायग्राम जो है, दिस इज फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। ये देखो, ये जो डायग्राम जो प्लॉट किया गया, दिस इज फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, एंड दिस इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल नोड्स। दिस इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल नोड्स। एक मिनट, क्लास में कोई एंट्री कर रहा है। हाँ, तो देखो, this is for first harmonic and this is also known as fundamental nodes. अब देखो, इसी तरह हम लोग दूसरा डायग्राम प्लॉट करेंगे फॉर सेकंड हार्मोनिक, सॉरी थर्ड हार्मोनिक बोला जाता है। दिस इज फॉर थर्ड हार्मोनिक। इसको थर्ड हार्मोनिक क्यों बोलते हैं? थर्ड हार्मोनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दो नोट्स मिल रहा है और दो एंटी नोट्स मिल रहा है, सो दैट्स रीजन दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। ये देखो, ये आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसको क्लोज ऑर्गन पाइप बोला जाता है, ठीक है। और सपोज वेव्स ट्रेवल कर रहा है, ये देखो, और ये ऐसे गया, फिर देखो यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है और फिर ऐसे ही वापस आ गया। सेम इसी तरह से सेकंड प्रोग्रेसिव वेव्स लेंगे। देखो यहाँ जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे दोनों मिलकर क्या दे रहा है नोट्स, फिर अगली बार देखो जब देखो ये सुपर इम्पोज हो रहा है, फिर ये दोबारा फिर आपको सेकंड नोट्स मिल रहा है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखो, और जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं एंटी नोट्स, और ये भी क्या है एंटी नोट्स, ठीक है। और जहां पे दोनों सुपर इम्पोज हो रहा है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है नोट्स, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपका नोट्स है क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे वेव सुपर इम्पोज हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। इसको बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक या इसका एक दूसरा नाम होता है फर्स्ट ओवरटोन। दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अब देखो,
और ये तो अभी मैंने बताया ये क्या है, x इक्वल टू 0 और ये क्या है, x इज इक्वल टू l। और इसकी टोटल लेंथ कितनी, इसकी टोटल लेंथ l है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ l है। अब देखो, तो ये तो हो गया थर्ड हार्मोनिक। अब इसी तरह हम लोग प्लॉट करेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक। तो फिर से हम लोग एक क्लोज आर्गन पाइप लेंगे एंड दिस इज फॉर फिफ्थ हार्मोनिक। ये देखो, ये फिफ्थ हार्मोनिक है। फिफ्थ हार्मोनिक में क्या होता है, टोटल 3 नोट्स होते हैं और 3 एंटी नोट्स होते हैं, ठीक है, मतलब वेव्स 3 बार सुपर इम्पोज हो रहा है। देखो किस किस पॉइंट पे हो रहा है, ये देखो, सपोज एक यहाँ पे, ये यहाँ पे एक नोट्स दिया, फिर यहाँ पे एक नोट्स दिया, फिर उसके अलावा फिर दोबारा फिर आपको यहाँ पे नोट्स दे रहा है, फिर ये वापस चला गया, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रोग्रेसिव वेव्स लेंगे, देखो ये यहाँ पे नोट्स दिया दोनों, और फिर देखो फिर यहाँ पे सुपर इम्पोज हुआ, दूसरा नोट्स मिल गया, और देखो फिर से सुपर इम्पोज हुआ और ये तीसरा नोट्स मिल गया, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक में टोटल 3 नोट्स होते हैं, 1 2 एंड 3। और एंटी नोट्स कितना है, एंटी नोट्स भी देखो यहाँ पर टोटल 3 है, ये भी एंटी नोट्स है, ये भी एंटी नोट्स है और ये भी एंटी नोट्स है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0 और ये वाला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू l, ठीक है। तो देखो ये मैंने अलग अलग क्लोज आर्गन पाइप का डायग्राम प्लॉट किया है फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस फर्स्ट वाले डायग्राम के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, न्यू1, सेकेंड वाले डायग्राम के लिए क्या निकालेंगे, न्यू2, और थर्ड वाले डायग्राम के लिए क्या निकालेंगे, न्यू3, ओके। देन वी नो दैट देयर आर 2 प्रोग्रेसिव वेव्स। बताओ ऊपर वाले प्रोग्रेसिव वेव्स का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव्स, ये देखो ये ऊपर वाला जो प्रोग्रेसिव वेव्स आपको दिख रहा है, इसका हम लोग इक्वेशन लेंगे y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स ना, यही प्रोग्रेसिव वेव्स का इक्वेशन होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। अब बताओ जो नीचे जो सेकंड वेव जो आपको दिख रहा है वो भी तो प्रोग्रेसिव वेव्स है ना, तो सेकंड वाले प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए हम लोग लेंगे इक्वेशन ऑफ सेकंड प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। नीचे जो आपको दिख रहा है वो भी आपका एक प्रोग्रेसिव वेव्स है, तो उसके लिए इक्वेशन हम लोग क्या लेंगे, इक्वेशन हम लोग उसके लिए लेंगे y2, ठीक है। y2 इज इक्वल टू हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू a माइनस, ये माइनस में लेंगे, माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब देखो इसको माइनस में क्यों ले रहे हैं, माइनस में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक वेव्स ये x इज इक्वल टू 0 पे इंसिडेंट हो रहा है और सेम उसी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 से दूसरा वाला वेव जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मींस इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टिंग वेव बोथ हैव द अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लोग को पता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यही होता है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू y1 की जगह क्या रखेंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और y2 की जगह क्या रखेंगे, माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। a कॉमन हो जाएगा, a को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है
मैथ्स में दिया हुआ है, एक मिनट। तो देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। पिछले क्लास में मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हमको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू a, और ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना। ठीक है, c के जगह ओमेगा टी प्लस की एक्स लेंगे और d के जगह ओमेगा टी माइनस की एक्स, और इस फॉर्मूले में पुट कर देना c और d के जगह, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन जो आएगा, दिस इज 2a 2 sin kx इंटू cos ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आएगा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, ये स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन है फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए इसको याद रखिएगा। अब देखो, यहाँ पे हम लोग को दो टर्म्स दिया हुआ है, साइन के एक्स दिया हुआ है, कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है, लेकिन इसमें से हम साइन के एक्स लेंगे। साइन के एक्स क्यों लेंगे? क्योंकि आपको पता है कि वेव्स का पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले वेव्स का इनिशियल पोजीशन क्या था, 0, और फाइनल पोजीशन क्या है, l। तो अब देखो, दोनों में साइन का जो टर्म जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम लोग साइन के एक्स लेंगे, क्योंकि साइन जो है वो पोजीशन x पे डिपेंड कर रहा है। कॉस ओमेगा टी नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉस ओमेगा टी में कॉस जो है टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें टाइम नहीं निकालना है, हमें पोजीशन निकालना है। ठीक है, हमें वेव्स का पोजीशन निकालना है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, साइन के एक्स लेंगे। अब देखो, तुम्हारे पास दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 और दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू l। तो हम सपोज मान लो जो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं फॉर x इज इक्वल टू l। ठीक है, जरूरी नहीं कि x इज इक्वल टू l पे ही किया जाए, आप x इज इक्वल टू 0 पे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने मान लिया, सपोज कर लिया x इज इक्वल टू l। अब बताओ, x इज इक्वल टू l पे ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट y जो है वो मैक्सिमम है, a के इक्वल है। a का मतलब एम्पलीट्यूड, इट मींस y आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो y अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब कि साइन के एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि देखो साइन के एक्स दिख रहा है, साइन के एक्स जो है ये y पे डिपेंड कर रहा है, तो y अगर मैक्सिमम है तो साइन के एक्स भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, और साइन के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कोई बता सकता है? साइन थीटा की या साइन के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? दिस इज +1 होता है ना। साइन थीटा या साइन के एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1। ठीक है, याद रखिएगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, पुट कर दो। तो बताओ, x के जगह क्या पुट करेंगे, l, क्योंकि हम लोग x इज इक्वल टू l पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो x के जगह l पुट कर देंगे। और बताओ +1 कितना होता है, यू नो दैट दिस इज साइन पाई बाई 2 ना, साइन पाई बाई 2 आपका कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब n के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो जनरल सॉल्यूशन इसका जो होगा, दिस इज 2n-1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ n। अब जैसे सपोज मान लो n की जगह 1 रख दो तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। n की जगह 2 रख दो तो क्या आ जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन पाई बाई 2 भी 1 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 भी +1 होता है। ठीक है, तो n का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो साइन का जो वैल्यू जो आएगा वो +1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देयरफॉर k इंटू एल दिस इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई बाई 2 ना।
के की वैल्यू पुट कर दो। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था के इज द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो के की जगह पुट कर दो 2 पाई अपॉन लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। बताओ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो बताओ हमको क्या मिलेगा, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज 4 अपॉन 2n-1 ना, 4 होगा ना, 4 अपॉन 2n-1, दिस इज इक्वल टू द लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ ना, लैम्डा को बोला जाता है वेवलेंथ। लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी निकालने का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा ना, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी अपॉन लैम्डा। वी का मतलब स्पीड ऑफ साउंड और लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। तो देयरफॉर वैल्यू पुट कर दो। बताओ लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा की जगह पुट करेंगे 4 अपॉन 2n-1। बताओ 2n-1 ऊपर चला जाएगा, दिस इज v इंटू 2n-1 और डिवाइडेड बाई 4। तो देखो ये क्या आ गया, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यही आपको निकालना था, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे 2 प्रोग्रेसिव वेव्स लेना है, बिकॉज यू नो दैट stationary waves is the superposition of 2 different progressive waves of same amplitude, same frequency, same speed but in opposite direction. तो फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव्स का इक्वेशन क्या लेंगे, y1। सेकंड प्रोग्रेसिव वेव्स का इक्वेशन क्या लेंगे, y2। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता है, y1 y2 को पुट कर देंगे। तो बताओ स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन आ जाएगा, ये सामने देखो इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। फिर x इज इक्वल टू l पे हम लोग क्या करेंगे, sin kx को +1 मान लेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू l पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए sin kx की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो sin kx इज इक्वल टू +1 लेंगे, +1 को sin पाई बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे। और जब वेवलेंथ आ जाएगा तो हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो, अब हम लोग को अलग अलग हार्मोनिक्स के लिए निकालना है, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड फिफ्थ हार्मोनिक। तो सबसे पहला आता है फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए n कितना होता है, n इज इक्वल टू 1, ओके। n की जगह 1 पुट कर दो। तो देयरफॉर ये हो जाएगा न्यू 1 एंड दिस इज v। n की जगह 1 पुट कर दो और बताओ ये न्यू 1 आ जाएगा, हाउ मच, दिस इज v अपॉन 4 ना, v अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड हार्मोनिक फॉर सेकंड फॉर थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए निकालेंगे, तो थर्ड हार्मोनिक के लिए अगर निकालेंगे तो थर्ड हार्मोनिक के लिए हम लोग n कितना लेंगे, n इज इक्वल टू 2, ठीक है, n इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर तो ये आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, न्यू 2 मिल जाएगा, न्यू 2। तो बताओ n की जगह 2 पुट करेंगे, v इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, दिस इज 3v5 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग न्यू 3 निकाल लो, ठीक है। फिफ्थ हार्मोनिक। तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए n इज इक्वल टू 3 लेंगे फॉर फिफ्थ हार्मोनिक। तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 लेंगे ना। तो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का पता है, न्यू इज इक्वल टू v 2n-1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया
वैल्यू पुट कर दो, n के जगह 3 रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा न्यू 3, दिस इज 2 into 3 minus 1 divided by 4, ठीक है। तो 6 minus 1 कितना होता है 5, तो बताओ न्यू 3 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 5v/4। तो देखो ये आ गया न्यू 3, ये आपका न्यू 3 है। और ये जो मैंने अभी निकाला था सेकंड हार्मोनिक के लिए, सॉरी थर्ड हार्मोनिक के लिए, न्यू 2, और स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट हार्मोनिक के लिए निकाला था, दिस इज न्यू 1 v/4, ठीक है। अब तीनों का रेशियो निकालना है, तो देखो तीनों का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो देयरफॉर न्यू 1 is to न्यू 2 is to न्यू 3 ना, न्यू 1 is to न्यू 2 is to न्यू 3। तो बताओ न्यू 1 कितना आया था v/4, न्यू 2 कितना आया था 3v/4, और न्यू 3 कितना आया था 5v/4, ठीक है। और सबको v/4 से डिवाइड कर दो, तो बताओ v/4 से डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर न्यू 1 is to न्यू 2 is to न्यू 3। तो बताओ v/4 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो कितना आएगा 1:3:5, ओके। एंड दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर अ क्लोज ऑर्गन पाइप। यही आपको प्रूव करना है, एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए आता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो आप प्रूव कर दीजिएगा, दिस इज 1:3:5, ठीक है। यही आपको प्रूव करना है। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये तो था, दिस इज फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। तो देखो मैंने आप लोग को बता दिया ओपन ऑर्गन पाइप, दूसरा मैंने आपको बता दिया क्लोज ऑर्गन पाइप, और तीसरा मैंने आपको बताया था रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ स्ट्रिंग कनेक्टेड एट बोथ द एंड्स, ठीक है। और इसके बाद देखो वेव्स में जो अगला जो टॉपिक जो आएगा, दिस इज अबाउट द बीट्स। तो देखो बीट्स होता क्या है, थोड़ा सा हम आप लोग को आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इक्वेशन फ्रीक्वेंसी और इक्वेशन नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे, आज हम बीट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, ठीक है। देखो बीट्स होता क्या है, 1 मिनट। बीट्स का नाम आप लोग सुने होंगे, जो लोग म्यूजिक आई थिंक जिन्होंने म्यूजिक लिया होगा ऑप्शनल में, उनको बीट्स के बारे में पता होगा। तो कोई भी सॉन्ग्स अगर हम लोग प्ले करते हैं तो उस सॉन्ग्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बीट्स ही होता है। म्यूजिक इज डिपेंड अपॉन द बीट्स, ओके। ये देखो बीट्स होता क्या है, आई थिंक स्क्रीन पे आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा। देयर आर 2 डिफरेंट प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। पहले वाले प्रोग्रेसिव वेव्स का फ्रीक्वेंसी कितना है 24 हर्ट्ज, दूसरे वाले प्रोग्रेसिव वेव्स का फ्रीक्वेंसी कितना है 30 हर्ट्ज, और दोनों वेव्स सुपर इम्पोज हो रहा है, ठीक है। दोनों वेव्स सुपर इम्पोज हो रहा है, लेकिन देखो बीट्स में कंडीशन क्या है, देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रेसिव वेव्स। दोनों वेव्स के फ्रीक्वेंसी में बहुत ही माइनर डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। देन देयर इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स विच इज कॉल्ड बीट्स। तो नीचे देखो, नीचे आपको एक न्यू वेव्स मिल रहा है, और यही क्या है, यही इन दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स का बीट्स है। तो ये जो बीट्स जो है, स्टार्टिंग में देखो एम्पलीट्यूड कम है, फिर अचानक एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फिर सडनली एम्पलीट्यूड फिर से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। बीट्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 वेव्स विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अप्रोचेस योर ईयर। द साउंड constructive and destructive interference causes the sound to be alternatively soft and loud। देखो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना। व्हेन 2 वेव्स आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, when 2 waves are superimposed to each other, then there is the distribution of energy between the waves. This process is called interference. Interference is 2 types, constructive interference and second is destructive interference, ठीक है। और जिस साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, जिस साउंड वेव्स का
एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है वो आपको क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिस साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड कम होता है वो आपको क्या देगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इट मींस दैट constructive interference has maximum intensity and destructive interference has minimum intensity. Why? Because intensity is depends upon the amplitude. Intensity is depends upon the एम्पलीट्यूड। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी होता है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, ये सामने देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, कॉजेज द साउंड टू बी अल्टरनेटिवली सॉफ्ट एंड लाउड। तो सॉफ्ट साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है, दिस इज ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर आपको साउंड जो है बहुत ही ज्यादा लाउड अगर सुनाई दे रहा है, इट मींस दिस इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो सामने डायग्राम देखो, दो अलग अलग वेव्स है, दोनों सुपर इम्पोज हो रहा है। तो तीसरा वाला जो वेव्स आपको जो मिल रहा है 6 बीट्स पर सेकेंड, इसमें देख रहे हो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है वो आपका क्या है, कंस्ट्रक्टिव, और देखो एक पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या है, मिनिमम है, तो वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट इज डिपेंड अपॉन द सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, बट याद रखिएगा बीट्स के केस में दोनों साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होना चाहिए, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द साउंड वेव्स। ठीक है, यही है, दिस इज अबाउट द बीट्स। बीट्स के बारे में आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। ये देखो, ये कंस्ट्रक्टिव दिख रहा है, कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डिस्ट्रक्टिव में देखो इंटेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है ना, और ये देखो बीट्स के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F1 माइनस F2। फर्स्ट वेव्स की फ्रीक्वेंसी में से फर्स्ट वेव्स की फ्रीक्वेंसी से सेकेंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो आपको रिजल्टेंट वेव्स जो मिलेगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव्स FB। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है। ये देखो, यही आपका बीट्स है, ये सामने आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज द बीट्स। ओके, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फिर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है, और फिर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड beats. Okay, beats are created from the interference of two sound waves that are very close to each other, creating a higher and smaller amplitude in different region. Beat period is defined by the distance between the two maximum amplitude. Okay, तो खैर इसको हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा डिटेल में। ओके, थैंक यू।